क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करते हैं। 10 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एकदम फ्री है। सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और यूपीएससी यूपीपीएससी 2022-2023 मेंस आंसर राइटिंग करंट अफेयर का मॉड्यूल और डाउट डिस्कशन वाला जो पेड ग्रुप है, उन सबकी जानकारी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं 9650347272 पे, या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। ठीक, आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित पहला टॉपिक है काटसा। काटसा आप लोगों को पता है कि यूएस का एक वहाँ का कानून है, यूएस का ही, ठीक, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, ध्यान रखना। इसका नाम है, फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो मतलब इसमें यह है कि अमेरिका के मान लीजिए कुछ एडवर्सरी है, ठीक, जो अमेरिका का बुरा चाहते हैं, जैसे कि इस केस में रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ठीक। तो इनके साथ अगर कोई सिग्निफिकेंट जो है ट्रांजैक्शन करता है, ठीक, उनसे कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, ज़्यादा लेन देन करता है, तो अमेरिका इस चीज को काउंटर करने के लिए प्रतिबंध लगाता है उन देशों पर, इन पे तो लगा ही रखा है, जो लोग इनके साथ में व्यापार कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो अब यहां पर बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया ने रशिया से का आपको पता है कि बहुत मतलब काफ़ी दशकों से जो है हमारे डिफेंस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं रशिया से। रशिया ने हमारा बहुत साथ भी दिया है, और अभी नवंबर 2021 में जो है हमने इनसे S-400 ट्रायम्फ, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ज़मीन से हवा में ही मार करने वाला एक सिस्टम है, वो खरीदना चालू कर दिया। और ये लॉ जो आया था इनका अमेरिका के 2017 में आया हुआ है, ठीक। तो अब क्या इंडिया के ऊपर इनको प्रतिबंध लगाने चाहिए यूएसए को? तो यूएसए ने पहले भी कहा है कि इंडिया का जो एक स्ट्रेचर है, इंडिया का जो एक केस है, वो काफ़ी अलग है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आप देखोगे चाइना को काउंटर भी करना है, ठीक, तो क्वाड में भी इंडिया और यूएसए साथ में है, रशिया के साथ में भी हम अगर छोड़ते हैं इंडिया को, अगर यूएसए सोचे कि छोड़ दे, तो इंडिया रशिया के साथ तो है ही है, तो प्रतिबंध नहीं लगा रहा। वही चीज़ वहाँ पे यूएस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक हैं रो खन्ना, उन्होंने भी वही बात बोली है कि इंडिया के ऊपर काटसा के अंतर्गत प्रतिबंध मत लगाएं, ठीक। वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और काटसा जो है आपका ये इसलिए लगाया जाता है कि कब आया था, 2017 में आया था। 2016 में जब ट्रंप चुनाव जीत गया है, तो कहा जाता है कि रशिया ने उसमें काफ़ी जो है कुछ इंटरफेरेंस किया था, हस्तक्षेप किया था। साथ ही साथ सीरिया वाला जो वॉर चल रहा था, उसमें भी असाद की जो गवर्नमेंट थी सीरिया में, उसको गिराने में यूएसए जो है वहाँ के गृह युद्ध में एक जो थे एक लड़ाकू, उनको मदद कर रहा था। रशिया दूसरी तरफ से मदद कर रहा था, और अल्टीमेटली सीरिया में यूएसए की चली नहीं, रशिया और सीरिया की जो है चल गई। यूएसए मतलब वहाँ पे उसका जो है वो, मतलब आप ये समझ लो कि यूएसए की हार ही हुई। तो इन सब जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए रशिया चढ़ा बैठा हुआ है यूएसए, हमेशा से कोल्ड वॉर के टाइम से भी आप समझते हो। तो ये काटसा के अंतर्गत ये सारे प्रतिबंध लगाता है, बट इंडिया के खिलाफ जहाँ तक है नहीं जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक है कि इंडिया अब अपना भी डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बना रहा है, भाई साहब, एक्सपोर्ट कर रहा है, हम निर्यात कर रहे हैं। और अब हम लोग ने ये पढ़ा भी था पीछे करंट अफेयर में कि फिलीपींस इंडिया से जो तटीय क्षेत्र हैं, शोर एरियाज है, वहां से क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक, उसका जो है इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट का डिफेंस का जो है सिंगल ऑर्डर आया है, ठीक। $376 मिलियन का है भाई साहब, करीबन फिलीपीन से आया था, सिंगल बिगेस्ट ऑर्डर है। और इसमें शोर से उड़कर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस आपका एंटी शिप मिसाइल, मतलब जो आपका एंटी शिप को जो है पानी में जो चल आ रही है इसकी तरफ बढ़ रही होंगी फिलीपींस की तरफ, उनको मार गिराएंगी। खैर, ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 2021-22 में भारत का बढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हमेशा जब पढ़ता हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ कि मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, साथ ही साथ मैं इस तरीके से भी पढ़ता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये दोनों अप्रोच आपने कर लिए तो आपके फोकस का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, और आप एग्जाम में भी क्या, एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे ये सारी चीज़ें।
वो एटीट्यूड, वो फोकस लाना पड़ेगा आपको, जो मैं रोज रोज आपको बताता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट, इसमें यूएस एक बड़ा बायर है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें फिलीपींस मैंने आपको बताया, वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है ना, जिसमें ईरान और ये सब आते हैं। वेस्ट एशिया मतलब वैसे बता रहा हूँ, ईरान नहीं खरीद रहा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अफ्रीका, ये सब भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हमसे खरीद रहे हैं। अभी आप देखो तो प्राइवेट, आपसे अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो मैं शर्तिया ये कहता हूँ, अगर आप वहाँ पे तुक्का मारोगे तो ये मारोगे कि डिफेंस जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें पब्लिक कंपनीज जो हैं, जैसे HAL और ये सब जो गवर्नमेंट वाली हैं, उनका निर्यात जो है ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो प्राइवेट का ज़्यादा, भैया 70% तो प्राइवेट एक्सपोर्ट कर रही है, आपका पब्लिक तो खाली 30% कर रही है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, पहले भी प्राइवेट वालों का 90% था, जो कि कुछ घटा है, तो पब्लिक वालों का थोड़ा बढ़ा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बन सकते हैं क्वेश्चन में, और यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बहुत आराम से ढूंढता है। वो कहेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें जो है पब्लिक कंपनीज के द्वारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और ये बोलेगा कि अभी हाल फिलहाल में जो है प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है पहले के जो है मुकाबले। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिलीपींस वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, 374 दशमलव कुछ था, तो 375 मान सकते हैं। अगला टॉपिक है पोलावरम। पोलावरम इरिगेशन सिंचाई परियोजना है, आंध्र प्रदेश की है। देखो ये देख लो, गोदावरी रिवर आ रही है आंध्र प्रदेश में, और ये जितना हरा हरा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये सब पोलावरम जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब पानी को यहाँ पर रोक कर, ठीक है, गोदावरी के पानी को रोक कर, और उसका यूज़ करेंगे सिंचाई के लिए। जब पानी मान लीजिए कम हो जाता है, जब मानसून ख़त्म हो जाता है, तो जो है सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा। और इसलिए भी है कि भाई साहब हर जगह नहीं पहुंच पाता, तो हम कैनाल वनाल बनाकर हर जगह इसको पानी को पहुंचाएंगे, ताकि सिंचाई अच्छी हो, एग्रीकल्चर अच्छी हो, फार्मर्स को जो है इनकम हो। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी काफ़ी बारिश हुई, महाराष्ट्र से जो है उधर पानी छोड़ दिया गया, और काफ़ी फ्लड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, काफ़ी फ्लड आ गया। अभी पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये बाढ़ यहाँ पे आ गई है। इसका जो फीडर वाला कैनाल, वो फीडर वाला जो रिजर्वायर होता है ना, वो छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा तक भी है, ठीक। तो बाढ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब इस तरीके से है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, देखते हैं आगे आके क्या होगा, ठीक। तो बाकी ये कहाँ कहाँ तक इसका जो है रिजर्वायर है, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। एक नेशनल पार्क भी इससे जुड़ता है। कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? पापी कोंडा, ठीक है, तो ये याद रखिए। तो पापी कोंडा जो है आपका, ये पोलावरम में इरिगेशन प्रोजेक्ट के मतलब आता है, और ये सब आपको गोदावरी रिवर से जो है मेन इसका पानी ये लेता है। अगला टॉपिक है खांसी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। शेड्यूल नंबर 6 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ट्राइबल्स के लिए जो है एक अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान है। शेड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, ठीक है। आज का होमवर्क है, चलिए आप लोगों के लिए पॉलिटी में। तो यहाँ पर क्या है कि मेघालय में अगर आप देखो तो 3 जो है मेन इसके यहाँ के हिस्से हैं, और ये 3 जो है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक। कौन सी है? पहले सबसे ईस्ट में देखो तो गारो है, आपका बीच वाली खांसी है, और जो वेस्ट वाली ईस्ट वाली जो है वो आपकी जैंतिया है। सबसे वेस्ट में है गारो, फिर मिडिल में है खांसी, और ईस्ट में है जैंतिया, ठीक। अब सही हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हिल का नाम है ना, ये गारो, खांसी, जैंतिया, ये यहाँ पे रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो उनके नाम पर ही डाल दिया गया। तो 3 प्रशासनिक मतलब जो है हिस्से होते हैं मेघालय के। अब यहाँ पर मेघालय ने ये कहा है, वहाँ की जो ट्राइबल काउंसिल है, जो आदिवासी परिषद है, उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है, सारे पारंपरिक जो हेड हैं, आओ सब लोग आओ, हम लोग मीटिंग करते हैं। जो भारत के यूनियन के साथ, भारत की आज़ादी के बाद हमने उनके साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि हाँ हम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, जुड़ रहे हैं, हम अपना जो है कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भैया आओ मीटिंग करते हैं, अभी की बात बता रहा हूँ, और उसमें हम ये चेक करेंगे, फिर से रिकंसिडर करेंगे, जो 7 दशक पहले हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, तो उसको हम एक बार फिर से विचार करना चाहेंगे। पता नहीं भाई साहब क्या है। तो ये क्या है, ये इनको या तो ये हो सकता है कि दो बीच में जो है आपके दोनों सैंडविच हो गए हैं, दोनों के बीच में, गारो और जैंतिया के, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी है, अलग अपना एक बनाना चाहते होंगे स्टेट। तो ये सब किस जीएस पेपर में आ सकता है बताइए, ठीक। रीजनलिज्म एक आपने सिलेबस पढ़ा है ना ढंग से? नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए। रीजनलिज्म जो है आपका जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है, उसमें भी आ सकता है। फिलहाल के लिए तो ये आपका शेड्यूल 6 और जो है पॉलिटी गवर्नेंस का
जो है क्वेश्चन इसमें बनेगा। लेकिन ये जिस तरफ बढ़ रहा है वो यही दर्शा रहा है कि भाई साहब हो सकता है कहें कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए या जो भी है। तो खासी हिल्स जो है वो 25 हिमास या फिर स्टेट्स में फैला हुआ है। और यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उन्होंने कहा है कि जब हम डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ में जुड़े थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 1947 और मार्च 1948 के बीच में, तो हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, फिर से अध्ययन करना चाहते हैं। अच्छा, उस समय जो है भारत की कोई चयनित सरकार तो आई नहीं थी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री तो कोई बने नहीं थे। तो इस बीच में गवर्नर जनरल कौन थे, हेड ऑफ स्टेट समझ सकते हो कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो जब ट्रांजिशन हो रहा था ब्रिटिश से इंडियन डोमिनियन की तरफ तब थे। उसके बाद पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बने ऑफ इंडिया वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और ये बताइए क्या इनको भारत रत्न से नवाजा गया है कि नहीं नवाजा गया है, ठीक। अगला टॉपिक है एक्साइज ड्यूटी ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इससे संबंधित हम लोगों ने पहले भी टॉपिक वाला पढ़ा था कि एविएशन वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है इसको जो है आप हटा लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब फिर पीछे आप लोग को पता है कि 1 जुलाई को क्या है कि सरकार ने और ज़्यादा, ठीक, एक शब्द घूम रहा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स, ठीक। अब ये बताऊंगा इसका क्या मतलब है। तो 1 जुलाई को क्या है कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल एक्साइज टैक्स लगा दिया गया था, तो और ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे ये भैया जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। खैर, यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई फॉरेन कैरियर है, ठीक, मान लीजिए एमिरात है, इंडिया में थोड़ी ना, लुफ्थांसा है, इंडिया का थोड़ी ना, तो वो लोग जब यहाँ से उड़ान भरते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, तो उन लोगों को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। वहीं जब इंडियन कोई जो फ्लाइट है, इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गई, एयर इंडिया, तो ये सब जब उड़ते हैं तो भाई साहब इनको जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जब रिफ्यूलिंग कराते हैं तो 11% का एक्साइज ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अभी कहा है कि ऐसा है, दोनों के बीच में पैरिटी लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर फॉरेन वाली जो है कैरियर्स पे नहीं लगा रहे हैं तो हम डोमेस्टिक वाले पे भी 11% का एडिशनल टैक्स जो है नहीं लाएंगे, ताकि दोनों लोग एक समान लेवल पे आ पाएं, एक लेवल फील्ड जो है पे आ पाएं। तो यही इसमें मेन चीज़ यहाँ पर थी जो हमें समझना था, ठीक। अच्छा, विंडफॉल टैक्स भूल गया। देखिए, विंडफॉल टैक्स का मतलब ये होता है कि आप अपना काम जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ठीक है ना, कुछ कंडीशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से आपको हुआ भयंकर प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को की वजह से जो है आप जो है हो सकता है कि बाकी जो पूरा मार्केट का जो है मोनोपोली आपके पास आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उसमें तो सरकार कहती है कि ऐसा है बच्चू, थोड़ा सा पैसा हमको भी राजस्व में भी डालो, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसे बोलती नहीं है कि भैया हमको भी लालच आ रहा है, कुछ हमको दे दो राजस्व, उसको वो ये कहती है कि हाँ, अगर अकेले तुम प्रॉफिट सारा ले लोगे तो जो है हम इक्विटेबल कैसे, मतलब एक समानता कैसे ला पाएंगे। तो एक काम करो, हम विंडफॉल टैक्स लगाते हैं, जैसे कि ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लाई गई ना, ये विंडफॉल टैक्स है, ठीक। एक तरीके का विंडफॉल टैक्स ऐसा नहीं होता कि अलग से हम विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। वो एडिशनल जो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, तो हम उसको सिचुएशन, संदर्भ में, कंटेक्स्ट में ही समझते हैं कि भाई साहब इस समय, जैसे मान लीजिए कोई सैनिटाइजर का काम करता था, आसान एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं आपको, सैनिटाइजर का काम करता था जो है कोविड से पहले, सैनिटाइजर उसके पास भरा पड़ा हुआ है, ठीक, या फिर उसी का काम ही है उसका। और जब कोविड आया, वायरस आया, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से कि भाई साहब उसने कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई मार्केट की कि जो सैनिटाइजर 20 रुपए का था वो 2-2 हजार रुपए तक का भी बिक गया। तो उस केस में उसको एक बहुत विंडफॉल बेनिफिट हुआ, तो उस पे जो टैक्स लगाया गया वो जो है आपका विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। घाना, अब देखो क्या है कि घाना में इकोनॉमी बहुत ही खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के इकोनॉमी से लोग परेशान है वहाँ की गिरती हुई इकोनॉमी को देखते हुए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका के तो जो प्रेसिडेंट हैं वो तो उनको अपना घर का मतलब घर छोड़ के भागना पड़ा, नहीं तो प्रोटेस्टेंट को मार डालते।
समझ रहे हो। तो घाना में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि घाना जो है वो कह रहा है कि हम, वैसे तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बाहर आ गया था, लेकिन ये अब ये फिर से जो है कह रहा है कि हमको भैया वापस से मेंबरशिप दे दो घाना जो है आईएमएफ की। आईएमएफ आपको जैसे कि पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में किसी कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है, यानी कि जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है उतना और इंपोर्ट कर रहा है वो इतना ज़्यादा डेफिसिट हो जाए कि वो उसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व ना बचे कि वो उसका भुगतान कर पाए, तब हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऐसा भारत के साथ भी 1991-92 के टाइम पे हुआ था, 90 के टाइम दशक में, जब उसके पास सिर्फ 14 दिन का इंपोर्ट कवर बचा था। और ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंपोर्ट कवर इज रिसेंटली इन द न्यूज, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट इट इज, इस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा था 2015 या 16 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है अब वो वापस आईएमएफ जाना चाहता है, तो ये जो इनका जो घाटा है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, शायद उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। अब घाना की थोड़ी सी यहाँ पे ज्योग्राफी समझ लेते हैं। घाना आपका वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। ठीक, वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। अगर आप ऐसे देखोगे, बहुत रफ डायग्राम मैंने बनाया है, तो ये यहाँ पर है घाना, और ये इसकी जो पॉपुलेशन है नाइजीरिया की, पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे किसकी है, घाना की है। ठीक, तो जो जनसंख्या है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा घनी है नाइजीरिया में, और उसके बाद घनी कहाँ है, घाना में। तो ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर एक लेक वोल्टा है, आपके साउथ में इसकी कैपिटल है अकरा। गल्फ ऑफ गिनिया भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये किससे किससे टच करती है, आपके ईस्ट में टच करती है टोगो से, बुर्किना फासो से नॉर्थ में टच करती है, और आइवरी कोस्ट या फिर कोट दे आइवरी से ये जो है वेस्ट में टच करती है। नाइजीरिया से, बेनिन से टच नहीं करती है। ये इसलिए भी समझना जरूरी है, कभी कभी इनके नाम दे देगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इनसे टच नहीं कर रही है, ताकि आप वहाँ पे जब ये देखो तो आपको याद रहे, आप कंफ्यूज मत हो कि हाँ यार वहीं आसपास लिखा हुआ था तो शायद ये टच कर रही थी। नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट दिस कंट्री नाइजीरिया एंड बेनिन आर नॉट टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ द घाना। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। घाना गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे भी मेंबर था। ठीक, और यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है, G24 का भी मेंबर है। G24 कहाँ पर होता है ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। ठीक, जैसे G20 की बात अभी हम लोग करेंगे, G24 कहाँ पे होता है। ठीक, G20 देखिए अगला टॉपिक आ गया। अब देखो क्या है कि 17वां, हम लोग को ये मालूम है कि दिसंबर 2022 में, सॉरी 22 में इंडिया के पास आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, इंडिया के पास में G20 की प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी। ठीक, वो होगा, फिर इंडिया जो है 2023 में G20 की बैठक कराएगा। वो वाली बैठक होने वाली है 18th। ठीक, तो अब उससे पहले कौन सी हो रही है, 17th, और ये कहां पर हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है। बात समझ में आई, इंडोनेशिया में हो रही है, ध्यान से देखते रहना। अब इसके बाद 19th कहां पे होगी, 2024 वाली, वो होगी आपकी इटली में। ठीक, तो G20 के संदर्भ में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है ट्रोइका। ठीक, ट्रोइका कौन कौन हुआ यहां पे इंडोनेशिया, इंडिया और इटली जो है ट्रोइका कहलाएगा। मतलब कि जो G20 का जो काम है कंट्रीज का, ठीक है ना, कि दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहे और इसमें अमीर और मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वो लोग मिलकर काम करें ग्लोबल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो जो ये काम हो रहा है, ठीक है ना, जो 17th में काम होगा, जो बातचीत होगी सम्मेलन में, हेड ऑफ स्टेट की 18वीं में होगी, 19वीं, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इन 3 कंट्रीज को अभी हम ट्रोइका बोलेंगे। बात समझ में आई। ठीक, फिर जब इटली का के पास जब आ जाएगा 2024 में, तो 2025 वाली जहां पे होने वाली कंट्री, तो उस समय भी इंडिया ट्रोइका में रहेगा। आई होप कि अब आपको ये डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये सारी चीज जो येलो येलो आपको दिख रही हैं वो सब G20 में आती हैं। इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ध्यान रखना, मैंने ऐसे याद करा करो कॉन्टिनेंट वाइज, कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना 5। ठीक है, और यूरोप से अगर आप देखो, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक है, आपका साउथ अफ्रीका अकेली जो है अफ्रीका से है, टर्की, सऊदी अरेबिया, वेस्ट एशिया समझ लो। टर्की को आप यूरोप से में देख सकते हो। ठीक, फिर आपका इंडिया, रिक, इंडिया, चाइना,
और रशिया, फिर जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ब्रिक्स भी है पूरा पूरा इसमें, ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से याद करो, याद रखो बस। पहली बार ये ब्रिक्स जो है आया, कब कब जो फॉर्म हुआ, तो उसके पीछे एक क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था 1990s का, जब एशियन टाइगर इकोनॉमी जब गिरी थी। एशियन टाइगर इकोनॉमी समझते हो कौन सी है? ये वाली छोटी छोटी जो इकोनॉमीज हैं, CLMVT, एशियन कंट्रीज को बोला जाता है। जहां पर क्या हुआ कि ये सब एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज थी। ठीक, जो यहाँ की GDP थी वो एक्सपोर्ट पर निर्भर थी, एक्सपोर्ट गिर गया, कंट्री बर्बाद हो गई। तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ तो उसके बाद G20 का फॉर्म किया गया, और G20 को फॉर्म किया गया 1999 में। इसका मोटिव यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमें सिक्योर करना है, ठीक है ना, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना है, मिडिल इनकम कंट्रीज को साथ में इन्वॉल्व करते हुए। इसका पहला समिट लेकिन कब हुआ? पहला समिट का मतलब होता है कि भैया सबसे ऊंचाई का पीक जो होता है ना, उसको समिट बोलते थे। यहां मतलब यहां पे अगर इस संदर्भ में बात करें तो जो हेड ऑफ स्टेट की अगर मीटिंग होती है तो हम उसे समिट बोलते हैं, मतलब सारे कंट्रीज के हेड आ रहे हैं वहां पर, तो वो समिट कहलाएगा। ठीक, बहुत बारीकियों से हर चीज मैंने पढ़ी है, हर एक बेसिक को मैंने ऐसा निचोड़ा है कि कोई भी चीज मुझे ग्रे दिखती ही नहीं, ना मैं देखना चाहता हूं। या तो वो मुझे आती है या नहीं आती है। ग्रे वाली चीज जो होती है ना, वो आपको मार देती है। ठीक, हाफ नॉलेज मार देती है। या तो ब्लैक रखो, आता ही नहीं है, ठीक, तो छोड़ने में आसानी होगी, और या फिर वाइट रखो, ग्रे नहीं, कि आता है तो बहुत अच्छे से आता है। पहली जो G20 की समिट हुई थी 2008 में हुई थी, वॉशिंगटन DC US में। ठीक, और ये आप देखो यहाँ पे ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स वाले के साथ में भी आप ऐसे कर सकते हो। G20 में दुनिया की 60% जनसंख्या रहती है, 80% GDP है, और 75% ग्लोबल ट्रेड यानी कि वैश्विक व्यापार होता है। ट्रॉयका मैंने आप लोग को समझा दिया है, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली जो है अभी समय ट्रॉयका में है। G20 कंट्रीज में परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहीं है ही नहीं। एक ये भी एक जो है एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है, कि कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है G20 का। यहाँ पर जो भी काम जिस कंट्री में जाता है वहीं पे इसका सचिवालय टेम्परेरी बनाया जाता है, और वहीं पे सारा एजेंडा काम चलता है। इसको जो है पूरे काम धाम देखने के लिए एक शेरपा रखा जाता है, जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है हेड ऑफ स्टेट का। इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। जो 2023 में जो हमारा होने वाला है G20 का समिट, उसके लिए शेरपा पहले पीयूष गोयल थे, अब किसको बना दिया गया है? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के इससे पहले CEO भी रह चुके हैं। ठीक, नीति आयोग के CEO प्रेजेंट में कौन है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो खैर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है, उसका नाम जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है पसमंदा मुस्लिम्स। यहाँ पे एक थोड़ा सा सोशल इश्यूज का ये टॉपिक है, समझ लेते हैं। कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदुओं में बहुत सारी जातियां होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे बोलते हैं कि एक ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद जो है क्षत्रिय होते हैं, फिर उसके बाद वैश्य समाज होता है, फिर शूद्र होते हैं। मतलब इस तरीके का वर्ण सिस्टम में जैसा बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ठीक, या नहीं होना चाहिए, वो उसमें डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में हम जातियाँ देखते हैं, कोई इस जात का है, कोई दूसरी जात का है। इसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटीज में भी जातियां होती हैं। ठीक, वैसे तो उनके धर्म में बोला नहीं गया कि हम जातियां वातियां का जो है वर्गीकरण करेंगे, बट इन रियलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो है उसमें कैटेगरीज हैं कास्ट की। पहला होता है अशरफ। ध्यान से समझना है, बहुत पढ़ लिख के मैं सब कुछ ये बताता हूं। ठीक, अशरफ जो वहां के नोबल्स हैं, सबसे जो है ऊंचे उसमें जातियों में वहां पे माने जाते हैं। फिर दूसरा होता है अजलाफ जो बीच के OBC तरीके से आप समझ सकते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और फिर होते हैं अजरार, सॉरी गलत बोल गया था मैं, अरजाल, ठीक है ना, ये दलित मुस्लिम होते हैं। तो यहाँ पर 3 उसमें जो है बटी हुई है मुस्लिम्स की कम्युनिटीज भी। आपका 3 जो है, एक तो हो गया अशरफ, उसके बाद हो गया अजलाफ, और तीसरा हो गया अरजल। ठीक, तो जो अरजल हैं, जो ये अजलाफ हैं, इन सबको बोला जाता है मुस्लिम कम्युनिटीज में उनके अंदर पशमंदा मुस्लिम्स। ठीक है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही बात हो रही, अलग से बात नहीं हो रही। तो अभी मोदी जी ने कहा है नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैदराबाद में जो हुई थी, कि भैया जाओ, जो डाउन ट्रोडन, जो वंचित और दलित वर्ग हैं मुस्लिम्स में, उनका भी ख्याल रखो। हिंदुओं का छोड़ के बाकी जो ऐसे दलित और वंचित वर्ग हैं उनका भी ख्याल रखो। तो उन्होंने पशमंदा मुस्लिम्स की बात करी। यूपी और बिहार वाले में क्षेत्रों में जो हैं, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं
पसमंदा का मतलब वैसे बेसिक मीनिंग होता है वन लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए हैं। और ये मुस्लिम्स में डिप्रेस क्लासेस होते हैं और ज़बरदस्ती जानबूझ के जो है इनको बहिष्कार इनका किया जाता है। और ये एक आइडेंटिटी है बैकवर्ड, पिछड़ेपन की, दलित, ठीक है। और ट्राइबल जो मुस्लिम्स होते हैं उनको पशमंदा मुस्लिम्स बोला जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और इसको पहली बार इस जो है शब्द का उपयोग किसने किया था? अली अनवर अंसारी ने किया था, जिसने कि पशमंदा मुस्लिम महज बनाया था 1998 में। सच्चर कम्युनिटी भी अगर आप देख लो तो वो कहता है जो टोटल मुस्लिम्स हैं, मान लीजिए उनको हम 100 ले लें तो उसमें से 40% या फिर 40 मुस्लिम इस वाले केस में देखोगे तो वो ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी कम्युनिटी हैं विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। मेगा से अब इसमें आपको नहीं डाउट रह रहा होगा। और अगर इस तरीके से आपको समझ में आता आ रहा है आसान भाषा में उदाहरण के साथ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। सिर्फ देख के निकल जाते हैं ऐसा मत करिए। मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। एक मोटिवेशन के लिए लाइक तो बनता है। इस्लाम डज नॉट मैंडेट कैटेगरी, बट रियलिटी में तो ऐसा रहता है, ठीक। अगला टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बिल्कुल सुना होगा। इसके अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, साथ ही साथ एक अथॉरिटी भी आती है जिसका नाम है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। तो कुछ स्मारक ऐसे हैं, ये अथॉरिटी ये बताती है कि ये इसका काफ़ी हेरिटेज में, हिस्ट्री में जो है काफ़ी ऐसा महत्व है कि राष्ट्रीय लेवल पे हमें इसको जो है सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरीके की 2 मॉन्यूमेंट्स को एनएमए ने ये बोला है कि हमें उसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की जो है घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को की तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए। ये दोनों ही जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे जो आर्किटेक्ट रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उनके नाम पर मतलब उनसे संबंधित हैं 2 मॉन्यूमेंट्स, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला है संकल्प भूमि बनियन ट्री, बैनियन ट्री मतलब बरगद वाला, ये वडोदरा में है। और यहाँ पे कहा जाता है, जानते भी हैं सभी लोग, कि अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जो अस्पृश्यता है यानी कि जो अनटचेबिलिटी है मैं उसको इरेडिकेट करूंगा, उसके लिए इन्होंने रिजॉल्व लिया था। तो यहीं से लिया था संकल्प भूमि बनियान ट्री, जो ये बैनियन ट्री यानी बरगद का ट्री जो वडोदरा में था 1917 में 23 सितंबर के दिन। इस स्थल को उन्होंने बोला है कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दो। दूसरा इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो जहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पढ़ाई की थी उसका नाम था प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे ली थी उन्होंने प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। इस स्कूल को भी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए, ऐसा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने बोला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अम्बेडकर से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक काफ़ी जो है दर्दनाक है, जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया है, पढ़ भी लिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल नहीं है। वी डोंट वर्क लाइक ब्रेकिंग न्यूज़। हम यहाँ पे जो है फैक्ट सारी चीज़ें वो उस तरीके से देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो है मिर्च मसाला लगाए बिना, वो सारी चीज़ों पे अपना ध्यान रहता है। शिंजो अबे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए तो उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। शिंजो अबे, आप बीच में लिखो। आप लोग पूछते हो ना कि नोट्स कैसे बनाए सर, तो नोट्स ऐसे बनते हैं, कोई अलग से जो है कोई सीमेंट बुरादा लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पेन वहीं पेंसिल वहीं पेज है आपके पास। तरीका समझिए क्या है। शिंजो आपने पूरा पढ़ लिया टॉपिक, फिर अब क्या है, जैसे मैंने भी अभी पढ़ा ना, ठीक। पहले भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने कई बार कई पढ़ रखी, कई बार कोई चीज़ें पहली बार भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आप लोग से कहता हूँ वैसे तो नोट्स ऐसे चीज़ों का जो आपको पता है कि बार बार पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी लास्ट टाइम में, तो उसकी तीसरी रीडिंग में ही नोट्स बनाया करें। पहली बार में बनाओगे तो भैया पूरा छाप दोगे, उससे अच्छा फोटो स्टेट करा लो। दूसरी बार में बनाओगे तो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, समझ में आएगा। तीसरी बार में आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें वो हैं जो मुझे फिर से देख नहीं पढ़ सकती, या फिर ये वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको मुझे लास्ट टाइम में कम समय में अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तो तीसरी रीडिंग में ही बनाना चाहिए नोट्स। लेकिन चलो कोई बात नहीं। शिंजो अबे को जो है गोली मार के हत्या कर दी गई, ठीक है। अभी इनकी गोली, इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जो वहाँ की डाइट जो पार्लियामेंट है वहाँ पे उसको डायरेक्ट बोला जाता है जापान की पार्लियामेंट को। तो वहाँ की जो उच्च सदन है, हायर जो हाउस है, जैसे राज्यसभा है, ठीक। तो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, पीछे से एक बंदा आया,
तेत्सुया यामागामी, ठीक, उसने जो है इनको जो है घर में बनाई हुई एक कट्टा वट्टा तरीके से समझ सकते हो, उससे इनको गर्दन पे गोली मार के जो है मार डाला, ठीक। और ये शिंजो एबे जो थे ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक पीएम रहने वाले जो है पीएम रहे थे, ठीक। 2006 से 17, 2006 से 7 और 2012 से 20, ठीक। दोनों बार इन्होंने जब हटे थे, खुद से हटे थे पीएम के पद से, और दोनों बार इन्होंने कहा था मुझे कुछ बीमारी है, ठीक, उसकी वजह से मैं हट रहा हूँ अभी भी। लेकिन इनकी जो पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें इनका काफ़ी प्रभुत्व था और सारी चीज़ें चलती इन्हीं के अनुसार थी, ठीक है। शिंजो अबे वो आदमी थे जिनकी मोदी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है जापान के कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया का जो है दौरा किया था। सबसे ज़्यादा जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो इंडिया का दौरा किया? शिंजो अबे थे, ठीक। भारत में बुलेट ट्रेन की बात हो, किसने कहा कि हम तकनीक भी देंगे, पैसा भी देंगे? शिंजो अबे, ठीक। भारत को समझिए, जापान एक ऐसा देश था जिसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे एक बहुत ही दुर्दांत हत्या करने वाले न्यूक्लियर परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया। आप ये सोचिए, उसने ये कहा कि हम कभी परमाणु हथियारों को प्रमोट नहीं करेंगे, परमाणु एनर्जी को प्रमोट करेंगे, लेकिन मतलब जो हथियार है वो नहीं बनाएंगे, ठीक। पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई रखी शिंजो अबे ने, फिर भी इंडिया के साथ में, और इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते को देखते हुए सिविल न्यूक्लियर डील जो है उसको किया। उन्होंने एक्सेप्शन दिया, एक अपवाद दिया, बहुत बड़ी बात थी, ठीक। शिंजो अबे, अगर आप देखो, वैसे तो ये कई न्यूज़ में आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इंडिया और चाइना का, चाइना का अकेले का कि पूरी दुनिया को घेर रहा है, वैसे इंडिया और जापान ने मिलकर एफ्रो एशियन एक ग्रोथ कॉरिडोर भी चलाया था। ये आपको वर्ड नहीं सुनाई दिया होगा, ये बहुत ही सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ रखा वो सारे जो है नॉलेज आपके साथ यहाँ पे साझा करता हूँ। सुनो, एफ्रो एशियन ग्रोथ कॉरिडोर, ये इंडिया जापान का, ये भी शिंजो अबे की एक बहुत बड़ी देन थी। क्वाड, ठीक, ये इसी तरीके से आप लिखते चलो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, यही कीवर्ड्स, बस यही नोट्स हैं, आपको कहीं से और उसके लिए सोना चांदी और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक। क्वाड की जो है को जमीन धरातल पर लाने का, ठीक, काम किसने किया? शिंजो अबे ने। इंडो पैसिफिक जो एक स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत क्वाड को लाया गया, शिंजो अबे को जो है पद्म विभूषण के सम्मान से अभी 2021 में नवाजा गया, जो भारत का सिविलियन ऑनर अगर देखो तो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक। शिंजो अबे को जो है आपका रिपब्लिक डे में जब 2014 में चीफ गेस्ट जो है रखा गया, शिंजो अबे, ठीक। कितनी चीजें, क्या आप बताओ इसके लिए क्या नोट्स आपको अलग से बनाने हैं? कुछ इतनी चीजें आपको याद आ गई। अब आप जब दोबारा मान लो पहली बार पढ़ने के बाद आपने बनाया था, अब आप एक बार ग्लांस कर लो अपने, इसमें कुछ बचा है क्या? इसमें कुछ बचा है? बताओ ना। कुछ नहीं बचा है, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया है, ठीक। मोदी जी और ये शिंजो अबे ने मिलकर ये कहा कि हमारी जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप है ये स्पेशल स्ट्रेटजी का ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये भी किसके टाइम पे ये संभव हो पाया? शिंजो अबे। बस एक यहाँ पे ये फैक्ट थोड़ा सा रह गया था, वो हमने देख लिया। बुलेट ट्रेन हो गया, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। बस क्या आपको जरूरत पड़ी? कुछ भी नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 25 चीजें चलती हैं, 25 चीजें, मल्टीटास्किंग करनी है, जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा सब कुछ सोच दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। तो कैसे याद रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक। जो पढ़ो उसके लिए आपको कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत जो है हाई फाई कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपको सिर्फ ये समझना है जब मैं आप पढ़ो, बहुत तेज ना पढ़ो, बहुत धीमे भी ना पढ़ो, एक मध्यम स्पीड से चलते चलो, जिससे आपको समझ में आता जाए। वो स्पीड कुछ भी हो सकती है, बस आपको बहुत पीछे एकदम बार बार पीछे आकर ना पढ़ना पड़े और बहुत बार आगे जा ना भागो, ठीक। पढ़ते चलो, ऐसे धीरे धीरे कंप्रिहेंड करते चलो, ठीक। उसके बाद आप ये समझो पढ़ते समय कि मुझे किसी को पढ़ाना है ये चीज़, ठीक। साथ ही साथ आप ये पढ़ते चलो जो आपका नॉलेज है, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, सिलेबस देखे हुए हैं कि भाई साहब इस जगह से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को आपने अगर वो कर लिया, पढ़ते समय ध्यान दे दिया, ठीक। और हाँ, चौथी चीज़ ये भी देख सकते हो कि बेड पे लौटते हुए अगर पढ़ रहे हो, नहीं कुछ हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। टेबल चेयर लेकर बैठिए, ठीक है, और जितनी भी स्क्रीन है सब बंद करिए। लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसकी स्क्रीन चलनी चाहिए, किताब से पढ़ रहे तो उसके होना चाहिए। गोदागादी मत करो, जहाँ तक अगर जैसे भी करते हो कोई बात नहीं, सिर्फ और सामने एक रखो जो है घड़ी, जिसमें रखो 25 मिनट का टाइम,
ठीक है ना। साइंटिफिक फार्मूला है, मैं आपको मतलब इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पेंडोडोरामा कुछ नाम से करके होता है, जो कि कहता है कि इंसानी दिमाग एक समय सबसे ज़्यादा एकाग्रता 25 मिनट के लिए रख पाता है। 5 मिनट का गैप लो। अब होता क्या है, 25 मिनट तो पढ़ते नहीं, 5 मिनट गैप को 50 मिनट बनाते हैं और फिर वापस लौट के आते हैं, कहते हैं सर कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो यार अब इसमें मतलब आप क्या कोई बच्चे हो क्या? कोई बच्चा आके नादान ही आके बोले कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सब आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है, कि अगर आपको पता है कि सही क्या है और उस चीज़ पता होने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर रहे हो ना, तो आपके अलावा जो है आपकी नाकामी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ठीक, तो चलिए, ये भी मोटिवेशन है और साथ ही साथ ये भी मोटिवेशन है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है, समझना। ठीक, हर कोई यूनिक है, किसी को भी आप कॉपी करने चले जाओ, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। आप अपनी गलतियों से खुद ही सीखोगे। जब तक कुएं में गिरोगे नहीं जान सकते कुएं की गहराई कितनी है, समझ नहीं सकते आप। लेकिन जब आप अंदर जाते हो, उन गलतियों से सीखते हो, उनको रिपीट नहीं करते हो, फिर अपना एक तरीका बनाते हो अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, तभी आप सफल होते हो। ठीक है ना। आईएएस अगर हर साल बनते हैं 180, तो 180 अलग स्ट्रेटजी बनती हैं। कुछ एक कॉमन बेसिक तो हो सकता है, लेकिन वो 180 की 180 अलग स्ट्रेटजी होती हैं, जिसका उपयोग करके ही आईएएस बनता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्लाइंडली ये किया तब मुझे मिल गया, मैंने इसको फॉलो कर लिया तो हो गया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आप लोग पहले बता दिया, मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करनी है आज, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ, वो मैंने डाला था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 2022 2023, ठीक है, दोनों के लिए यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए जो है पेड ग्रुप हमारे चालू हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जुलाई से ये 2023 वाला चालू हो जाएगा। ठीक है, और नंबर क्या है 9650347272, इस नंबर पे आप हमसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।